हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होते क्या हैं? इसमें हमने पहले भौतिक परिवर्तन के बारे में जाना कि भौतिक परिवर्तन कैसे होता है, फिर हमने जाना कि रासायनिक परिवर्तन कैसे होता है। दोनों में हमने अंतर को समझा और उसके बाद हमने चर्चा की रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण कौन-कौन से। आज के वीडियो लेक्चर में साथियों हम ये जानेंगे कि भौतिक परिवर्तन के उदाहरण कैसे हैं और आप उन उदाहरणों को कैसे पहचानोगे, आइडेंटिफाई कैसे करोगे? और परीक्षा में साथियों कई-कई बार जो सवाल ये इस प्रकार से आ जाता है कि निम्न भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों को सुमेलित कीजिए। वहाँ जब आप इन चीज़ों को, इन कांसेप्ट को ढंग से पढ़ लेंगे, साथियों आपकी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। चलो वीडियो को। आज अपन चर्चा करने वाले हैं भौतिक परिवर्तन की। देखो हमने पिछले वीडियो में छोटी-सी मैं बात कर लेता हूँ कि भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज और एक मैं छोटी-सी बात आपको बता देता हूँ। फिजिकल चेंज आप उस अच्छे तरीके से इस चीज़ को पाएँगे। किसमें परिवर्तन होता था साथियों? केवल अवस्था में परिवर्तन होता है। अवस्था में जब भी परिवर्तन मिले तो समझ जाना साथियों किस परिवर्तन की बात कर रहे हो। एक साथियों ध्यान रखना, इसमें नए रसायन नहीं बनते। नए रसायनों का निर्माण, नए रसायनों का निर्माण जो है साथियों वो नहीं होता। रसायनों का निर्माण नहीं होता। ये सबसे अच्छी तरीका है इसको पहचान। ध्यान रहेगा, नए रसायन का मतलब नया पदार्थ नहीं बनता है। इस वर्ड को थोड़ा अपने दिमाग में सेट। अब अपन आगे चर्चा करते हैं। जैसे मैं आपको एक लिए लिखूं कि जैसे ये आपके पास बर्फ है साथियों। जैसे आपके पास है ये बर्फ और बर्फ को आगे मैंने लिखा जल और आगे हमने लिख लिया कि वाष्प। सुनना भाई, बर्फ को यदि मैं थोड़ी सी गर्म करूं, बर्फ को साथियों मैं क्या करूं, गर्म करूं, तो गर्म करोगे तो बर्फ किस में परिवर्तित हो जाएगी, जल में। अगर मैं जल को गर्म करूंगा तो जल साथियों किस में परिवर्तित हो जाएगा, वाष्प में। बर्फ किस अवस्था में साथियों, ठोस अवस्था में है। और जो जल है वो किस अवस्था में साथियों, तरल अवस्था में। और ये वाष्प जो साथियों वो किस अवस्था, गैस अवस्था। बर्फ को आपने क्या कर दिया, पिघाल दिया और इस प्रक्रिया को बोलते हैं गलन। क्या बोलते हैं, गलन। जल को वाष्प में बदला, इसका मतलब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वाष्पन। क्या बोलते हैं, वाष्पन। आपने इसमें विजुअलाइजेशन। अब सुनो अगली बात। और मान लो वाष्प को आपने क्या कर दिया, वाष्प को आप जल में परिवर्तित कर रहे हो, किस प्रोसेस के द्वारा, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संघनन। क्या बोलते हैं, संघनन। और जल को फिर से आपने क्या कर दिया, ठंडा कर दिया, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हिमीकरण। क्या बोलते हैं साथी, हिमीकरण। वो समझ में आया? अब मैं जिस, ये मैंने क्यों बताए हैं वो सुनिए आपको एक बार। जब भी परीक्षा में आपको शब्द मिल जाए गलन, वाष्पन, हिमीकरण और संघनन, ध्यान रखना कि अवस्था में परिवर्तन को इंगित कर रहे हैं। अवस्था में परिवर्तन को क्या कर रही है, सारे शब्द किसको बता रहे हैं, अवस्था में परिवर्तन को बता रहे हैं। और जब भी ये शब्द मिलेंगे तो आपको दिमाग में बैठा लेना कि परिवर्तन कौन सा है। समझ आया? यहाँ आगे पहली बात, अपन शब्द मिल जाए गलन, शब्द मिल जाए वाष्पन, अगर आपको वर्ड मिल जाए, और संघनन न मिलके कई कई बार दे देता कि बादलों का निर्माण, वो भी मैं लिख दूंगा। शब्द मिल जाए हिमीकरण, ये जब भी शब्द मिल जाए तो समझ जाना साथियों, इसको बता रहा है अवस्था परिवर्तन, को बता रहा है अवस्था में परिवर्तन। और जब अवस्था में साथियों परिवर्तन होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो परिवर्तन के परिवर्तन, बोलो आपके समझ में आया कि नहीं आया? सर बिल्कुल समझ में। चलो जी थोड़ी सी अपन इनके उदाहरणों की चर्चा कर लेते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट उदाहरण है हम सब चर्चा आराम से कर लेते हैं तो आपको अच्छे से ये। चलो सबसे पहले उदाहरण की अपन बात करें, जैसे बादलों का निर्माण, ये भी परीक्षा में आया हुआ है। बादलों का निर्माण, अब कई बच्चे सोच रहे हैं कि बादलों का निर्माण हुआ तो नया रसायन बना होगा। बिल्कुल नहीं भाई, अब गलत बात है। बादलों का निर्माण,
आपने गलत समझ लिया इस चीज़ को। देखो, बादलों का निर्माण हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? पहले पानी किस अवस्था में था? H2O किस अवस्था में था? वाष्प में। और वाष्प के बाद ये H2O जो है किस अवस्था में आ गया साथियों? ये आ गया तरल अवस्था। और H2O वाष्प से जब तरल अवस्था में आता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं साथियों? संघनन बोलते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं साथियों? संघनन। और जब संघनन हो जाता है तो समझ जाना साथियों, ये किसका निर्माण हो गया है यहाँ पे? बादलों का निर्माण। अब एक बात बताओ मुझे, क्या यहाँ रसायन बदले? बदले। क्या यहाँ रसायन बदले? नहीं बदले। दोनों तरफ रसायन कैसे हैं? सेम। तो ध्यान रखना, बादलों का निर्माण होना किस प्रकार की प्रक्रिया है? एक भौतिक परिवर्तन प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं संघनन। अब एक जैसे लकड़ी के टुकड़े करना, ये भी परीक्षा में आता है, लकड़ी के टुकड़े करना। अब लकड़ी का मतलब क्या भाई? लकड़ी का मतलब कार्बन। और जब आप लकड़ी के टुकड़े कर देते हो तो क्या उसके अंदर कार्बन नहीं रहता है क्या? जी, कार्बन तो कार्बन रहता है, चाहे लकड़ी चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, दोनों में कैसी है? लकड़ी तो लकड़ी रहेगी। इसका मतलब है ये भी किस प्रकार का परिवर्तन है साथियों? ये भी परिवर्तन आपका भौतिक परिवर्तन। दोनों में रसायनों में किसी हम आगे उदाहरण के ऊपर चर्चा करते हैं। कई बार जैसे टुकड़े करने कभी भी शब्द आ जाए ना, जैसे गिलास या कागज के टुकड़े करना। देखो एक बात सुनो, गिलास में भी वही रसायन है, कागज में भी वही रसायन होंगे जो इनके टुकड़ों में होंगे। ये भी परिवर्तन साथियों किस प्रकार का है? अगले परिवर्तन की बात करते हैं। अब ये दिमाग में रखना, कई बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। बल्ब का जलना, बल्ब का जलना। अब देखो, बल्ब के अंदर कौन सी ऊर्जा है? मतलब बाहर से क्या आई आपके? रासायनिक ऊर्जा आई, तब लाइट आई। और ये रासायनिक ऊर्जा यहाँ किस में फैल गई? प्रकाश ऊर्जा में। किस में फैल गई? प्रकाश ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा में जब फैली तो क्या बढ़ा भाई साहब? तापमान बढ़ा। क्या बढ़ा? तापमान बढ़ा। और साथियों जब तापमान बढ़ता है तो किस में परिवर्तन होता है साथियों? अवस्था में परिवर्तन होता है। और अवस्था में परिवर्तन होना किस प्रकार का परिवर्तन? एक परिवर्तन। ध्यान रखना, बल्ब यदि जलेगा तो किसी प्रकार का रसायन नहीं बनेगा, केवल रासायनिक ऊर्जा जो है वो किस में बदलेगी? प्रकाश ऊर्जा में बदलेगी। और साथ में वहां पे उस जगह का तापमान बढ़ जाएगा, और जब तापमान बढ़ जाएगा तो ध्यान रखना, अवस्था तापमान के कारण किसमें परिवर्तन होता है? अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। एक है साथियों, मोम का पिघलना। ये दिमाग में बैठा लो भाई। ये कह रहा है किसका पिघलना? मोम का पिघलना। किसका पिघलना साथियों? मोम का पिघलना। अब मोम के अंदर क्या होता है? वैक्स। और पहले मोम किस अवस्था में था साथियों? ठोस अवस्था में। जब ये पिघल जाएगा तो क्या ये मोम नहीं रहेगा क्या? ये मोम का तो मोम मोम ही रहेगा, लेकिन अवस्था अब साथियों कैसी हो जाएगी? अब अवस्था इसकी साथी कैसी होगी? तरल। लेकिन रासायनिक रूप से तो ये क्या रहा साथियों? यहाँ भी ये क्या रहा? मोम। और ये क्या रहा? मोम का पिघलना भी कैसा परिवर्तन? अगले परिवर्तन के एक ये बच्चे गड़बड़ करते हैं इस उदाहरण में। जल में NaCl का घुलना। यहाँ गड़बड़ करोगे पक्की। कैसे? अब एक बात बताओ मुझे, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। नमक का फॉर्मूला क्या है? NaCl। जी। जब आपने इसमें घोल दिया, इसका मतलब ये अवस्था कैसी होगी अब? तरल अवस्था होगी। समझ में आया? जी। अब इस तरल अवस्था को वापिस वापिस क्या कर दो? गर्म कर दो। जब गर्म करोगे तो जल क्या हो जाएगा? वाष्प अवस्था में बदला जाएगा। किस अवस्था में बदला जाएगा? वाष्प अवस्था में बदला जाएगा। और नमक जो है वो नीचे किस में रह जाएगा? पेंदे में रह जाएगा। और जब पेंदे में रह जाएगा तो इसकी अवस्था कैसी रहेगी? बोलो, रसायनों में परिवर्तन किसी प्रकार का हुआ क्या? नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो परिवर्तन कैसा है? बताओ। समझ में आया? एक और उदाहरण अपन करते हैं। जल में 12 H22 O11। मैं जानबूझ के फॉर्मूला लिख रहा हूँ।
और इसको अपन बोलते हैं चीनी या शुगर। जल में शुगर का घुलना। फिर वही ऊपर वाला उदाहरण है, जब चीनी घुल जाए, जल के अंदर क्या घुल जाएगी? चीनी। तो मुझे बताओ ये जल का फॉर्मूला क्या रहा? H2O। और ये क्या है आपके पास? बरा H22O11। समझ में आया सर? बिल्कुल समझ में आया। थोड़ी देर आप छोड़ दो, थोड़ी देर छोड़ोगे तो जल क्या हो जाएगा साथियों? अलग हो जाएगा। और चीनी कैसी हो जाएगी? अलग। C12H22O11। और चीनी जब अलग हो जाएगी ना साथियों, तो इस चीज को अपन क्या बोलते हैं? चीनी किस अवस्था में रहेगी? ठोस अवस्था में। और इस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं क्रिस्टलीकरण। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीकरण। ध्यान में रखो ये शब्द आप। क्रिस्टलाइजेशन, कौन सा शब्द लिखा है मैंने? क्रिस्टलीकरण। चलो साथ लिख दे। क्रिस्टलीकरण। तो ध्यान रखना, अब किस में परिवर्तन नहीं हुआ मेरे भाई? रसायनों में परिवर्तन नहीं हुआ। ये देखो, ये फॉर्मूला किसका है यहाँ पे? ये चीनी का। यहाँ ये जल का फॉर्मूला क्या है? आप सब परिचित हो, H2O। जब मिलाया तब ये किस अवस्था में आ गया? तरल। जब इसको थोड़ी देर छोड़ा तो जल क्या हो गया? अलग। और चीनी जो है वो कहाँ बैठ गई? पेंदे में। और जब चीनी अलग हो जाती है तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीकरण। तो ध्यान रखना, एक नया वर्ड आपको मैं और बताने जा रहा हूँ। कौन सा साथियों? सुनो, क्रिस्टलाइज, क्रिस्टलीकरण। जब भी शब्द मिल जाए, ये शब्द मिल जाए आपको, क्रिस्टलीकरण, ये भी किस प्रकार के परिवर्तन को बताता है? भौतिक परिवर्तन को। कभी कभी ये शब्द भी दे दिया जाता है, भौतिक परिवर्तन। ये भी किसको बता रहा है साथियों? समझ में आया सर? बिल्कुल। आगे सुनो, एक आपको नया शब्द बता रहा हूं साथियों में, आसवन। आपने छोटी क्लास में सुना होगा आसवन। और इसी आसवन को बोलते हैं डिस्टिलाइजेशन। अब ये है क्या? सुनो पहले तो, ये जो आसवन शब्द कभी भी आ जाए ना, तो ध्यान रखना ये किस प्रकार का परिवर्तन है? ये भौतिक परिवर्तन है। जैसे ये आपके पास H2 है, H2 किस अवस्था में है? तरल में। रुक, अच्छे से समझो कि आपको ये बिल्कुल LIQUID, लिक्विड। लिक्विड अवस्था में आपके पास कौन है? H2O है। और यहाँ पे है आपका वाष्प। तो वाष्प किस अवस्था में है आपकी? गैस अवस्था। हाँ, सुनना ध्यान से। अब सुनो, जब आप इस तरल को गर्म करोगे, जब इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये किस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा? वाष्प अवस्था। और जब इसका आप टेम्परेचर कम करोगे तो ये किस अवस्था में परिवर्तित? तरल अवस्था। समझ में आया? इस प्रक्रिया को देखो, जल जब तरल अवस्था में है तब उसको गर्म किया जाता है, तब ये किस में बदल जाता है? वाष्प में। जब वाष्प को गर्म किया जाता है तो ये किस अवस्था में बदलता है? तरल। और साथियों, इस प्रोसेस को अपन क्या बोल देते हैं? आसवन। आसवन किस प्रकार का परिवर्तन है? डिस्टिलाइजेशन किस प्रकार का परिवर्तन है? आया सर? बहुत अच्छा। अगला सुनो, लोहे का, लोहे को चुंबकीय क्षेत्र में रखना। मतलब ये ऐसे भी आ सकता है, लोहे में चुंबकत्व गुण आना। आप मेरे को एक बात बताओ, लोहा मतलब कौन है? जैसे आयरन। अब आप इसके अंदर, लोहे के अंदर कौन सी गुण आ गया? अब मान लो ये इसको अपने चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया और इसमें थोड़ा थोड़ा चुंबकीय गुण आ गया, लेकिन फिर भी लोहा तो लोहा ही रहा ना। इसमें किसी भी प्रकार का रासायनिक रूप से परिवर्तन नहीं हुआ। और जब रासायनिक रूप से परिवर्तन नहीं हुआ, ध्यान रखना, इस चीज को क्या बोलते हैं? कौन सा परिवर्तन है? चलो अगले की तरफ। एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट उदाहरण लिखाने जा रहा हूँ मैं आपको। कोयले का
कोयले का हीरे, हीरे का मतलब होता है डायमंड। डायमंड में परिवर्तित, सुनो ध्यान से सुनो। कोयला मतलब कौन है? कार्बन। और हीरे में भी रासायनिक रूप से कौन होता है? कार्बन। अब हीरा जो है, हीरा और कोयला एक दूसरे के क्या है ये? अब देख सुनो, आपको मैं एक बात बताने जा रहा हूं। हीरा और ये कोयला, ये एक दूसरे के क्या हैं साथियों? अपर रूप हैं, एल्ट्रोप्स हैं, अपर रूप है। और लगातार ताप व दाब के कारण कोयला जो है हीरे में परिवर्तित हो जाता है। कोयला जो है मतलब, मैं इसको लिख रहा हूं कोल, और ये किस में परिवर्तित हो गया? डायमंड में। हीरा जब डायमंड में परिवर्तन होता है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं कार्बनीकरण। क्या प्रोसेस बोलते हैं? हालांकि ये आपके सिलेबस है नहीं, ये L2 में है कार्बनीकरण। तो ये कार्बनीकरण होता किसके कारण है? तापमान और दाब में बदलाव के कारण। लेकिन इस कार्बनीकरण में एक चीज बड़ी कॉमन बात है। वो कॉमन बात क्या है साथियों? वो कॉमन बात साथियों ये है कि भाई साहब, कार्बन और कार्बन, यहाँ इन रसायनों में किसी भी प्रकार का क्या नहीं होता? परिवर्तन नहीं होता। और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं साथियों? तो कोयले का हीरे में जब भी परिवर्तित होता है तो केवल केवल और केवल भौतिक रूप से बदलता है। कोयले की जो कोयला जो है वो एक्रिस्टली है। चलो मैं ये बात और आपको समझा देता हूँ। जब इसको अपर रूप के अंदर अपन इसको देखते हैं तो ये जो कोयला है ये कैसा है? एक्रिस्टलीय है। कैसा है साथियों? एक्रिस्टलीय है। और ये जो हीरा है ये कैसा है साथियों? क्रिस्टलीय है। ये क्रिस्टल और एक्रिस्टल रूप से कैसे हो जाता है? फिर भी कोयला और हीरा एक दूसरे के अपर रूप है। अपर रूप का मतलब है केवल रूप में बदलाव हो गया है, भले ही बदलाव हो। परिवर्तन कैसा है? देखिए, एक और महत्वपूर्ण आपको उदाहरण दे रहा हूं मैं, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? कोई भी ठोस है, वो ठोस सीधा किस में बदल जाए? गैस में बदल जाए। जैसे मैं आपकी बात करूं, जैसे आपने सुना होगा कपूर की गोली। एक कपूर सीधा ही किस में बदल जाता है? गैस में बदल जाता है। तो किसी भी ठोस पदार्थ का सीधा ही गैस में बदलना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और ऊर्ध्वपातन क्या है? एक साथियों भौतिक परिवर्तन। क्या परिवर्तन? क्या आपको ये बात समझ में आई? तो मैं लिख देता हूं कि ठोस का सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है सर? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन। अब इसके उदाहरण की बात करते हैं अपन। इसके उदाहरण आपको याद रखने पड़ेंगे भाई। तो मैं उदाहरण आपको लिख देता हूँ, बढ़िया बढ़िया उदाहरण है इसके। जैसे कपूर, आपने सुना ही होगा। जैसे नौशादर, और ये जो नौशादर है वो परीक्षा में आता है अमोनियम क्लोराइड के रूप में। जैसे अपन बात करें नेफ्थलीन, नेफ्थलीन। एक और उदाहरण में लिख रहा हूं यहाँ, आयोडीन। और आयोडीन जो है ना वो ऐसे आएगा आपके पेपर, फोस I2। एक और मैं आपको उदाहरण लिख रहा हूँ इसी का, बेंजोइक अम्ल। ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। बेंजोइक, ये भी पेपर में आता है भाई। और इसका मैं चलो फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ, ऐसे कुछ आपके ये काम की बात है। तो याद रख लेना बेंजोइक। एक होता है ड्राई आइस, ठोस बर्फ।
और इस ठोस बर्फ का जो उदाहरण है साथियों, वो है आपका ठोस CO2। और साथियों इसी ठोस CO2 का प्रयोग किया जाता है अग्निशामक यंत्र। अग्निशामक, आप मेरी बात सुनना, सुनिए। ये ड्राई आइस जो है वो किसका उदाहरण है? ठोस बर्फ, मतलब ठोस CO2 जो उदाहरण है वो किसका है? ये भौतिक परिवर्तन में ऊर्ध्वपातन का। और ये खुद कैसा पदार्थ है? ऊर्ध्वपातज। सुनना, जब आप अग्निशामक यंत्र के अंदर जब वो गैस CO2 बाहर निकलती है तो नीचे ठोस सा पदार्थ जमा हो जाता है, तो देखने पर ऐसे लग रहा है ये बर्फ है, इसलिए इसका नाम कैसा कर दिया? ठोस। समझ आया? और बहुत अच्छे से समझ आया। बढ़िया बात भाई। एक छोटा सा उदाहरण और बच गया, धातुओं में चमकना। धातुओं का चमकना, कोई भी धातुओं में अगर शाइनिंग है, धातुओं का चमकना। जैसे लोहे को गर्म करते हैं तो किस कलर का होता है वो? लाल कलर का होता है। ऐसे ही इसमें एक उदाहरण आता है परीक्षा में, कई बार पेपर में आया हुआ है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। प्लेटिनम का चमकना, लोहे का लाल होना, लोहे को गर्म करने पर लाल होना। आया समझ में? बिल्कुल समझ में। चलो, अब एक छोटा सा टॉपिक बच गया साथियों, संक्षारण, जिसकी हम चर्चा कर लेते हैं। संक्षारण, और इसी संक्षारण को कहते हैं कोरिजन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोरिजन। तो ये होता है धातुओं में अनावश्यक परिवर्तन। धातुओं में जब आप न चाहते हुए अनवांटेड चेंज इन मेटल्स, धातुओं में अनावश्यक परिवर्तन क्या कहलाता है? अनवांटेड चेंज इन मेटल्स, जो जरूरत नहीं है ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है? या दूसरे शब्दों में इसकी मैं परिभाषा लिखूं करके, धातुएं वायुमंडलीय गैसों, और जब ये गैस आई ना तो ध्यान रखना, CO2, H2O और आपका H2 के साथ रिएक्शन करके अवनत हो जाती है। अब एक शब्द लिखा मैंने, अवनत हो जाती है। अवनत हो जाती का अर्थ ही साथियों क्या है? धात्विक गुण खो देती है। धात्विक गुण होना, इस शब्द का अर्थ है धात्विक गुण होना। और धात्विक गुण खोने का अर्थ क्या है साथियों? धातुओं में अवनत हो जाना। या धातुओं में साथियों कैसा परिवर्तन? धातुओं में अनावश्यक परिवर्तन क्या कहलाता है साथियों? अनवांटेड चेंज इन मेटल्स क्या कहलाता है? ओरिजिन का। जैसे अब इसके उदाहरण आपको याद रखने पड़ेंगे, परीक्षा में भी वो उदाहरण आते हैं। एक तो आपको याद होगा, लोहे पर जंग लगना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रस्टिंग एट आयरन। और लोहे पर जब जंग लगता है तो वो किसके कारण लगता है? लोहा ऑक्साइड के कारण। मैं बाद में बताऊंगा ये। लोहा ऑक्साइड, लोहे
ऑक्साइड के कारण क्या लग जाता है साथियों? दूसरा उदाहरण सुनो आप। चांदी के बर्तनों का काला हो जाना या चांदी का काला पड़ जाना। चांदी का काला हो जाना, चांदी किसके कारण हो जाती है? क्योंकि इसके अंदर किसका निर्माण हो जाता है साथियों? सल्फाइडों का निर्माण हो जाता है। सल्फाइडों के कारण। समझ में आया? एक और उदाहरण आप याद रखना साथियों। उदाहरण है तांबे के बर्तनों का हरा हो जाना। ग्रीन हो जाना। और तांबे के बर्तन जो ग्रीन होते हैं साथियों, वो किस कारण होते हैं? तो रखना CuCO3 और Cu इसके कारण, और इस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोनेट के कारण। किसके कारण? जब कार्बोनेट के कारण ये खराब खराब हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं, क्या लग गई है? 3 चीजें बताई हैं मैंने, सुनिए आप, है ना। लोहे पर जब जंग लग जाता है तो किसके कारण लगता है? लोहे ऑक्साइड के कारण। दूसरा, चांदी का काला होना, ब्लैक होना किसके कारण है? सल्फाइड के कारण। तीसरा उदाहरण लिखा है बर्तनों का कैसा हो जाना? हरा हो जाना, किसके कारण? कॉपर कार्बोनेट और कॉपर। आगे सुनो। अब लोहे पर जंग लगने की, जब जंग लगता है तो उसकी कंडीशन क्या है, कैसे उसको रोका जा सकता है और क्या क्या उसमें चेंज होता है? लिख रहा हूं, रस्टिंग एट आयरन। जब लोहे पर जंग लगता है तो सबसे पहले जंग जब भी लगे तो उसका रासायनिक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। Fe2O3.XH2O को बोलते हैं जलयोजित फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक ऑक्साइड। जलयोजित फेरिक ऑक्साइड को अपन क्या बोलते हैं? जंग बोलते हैं। ध्यान रह जाएगा। एक्स का मतलब है पता नहीं जल के कितने मोल हैं, और यहां जब जंग लगता है तब इसकी ऑक्सीकरण 3 हो जाती है और ऑक्साइड बनेगा फेरिक ऑक्साइड, ये बनेगा। आया समझ में? अब सवाल ये है कि कंडीशन क्या है कि जब जंग लगती है तो उसकी शर्तें बताओ आप। तो एक तो कंडीशन आपको ध्यान में ये रखनी है, कौन सी सर? 3-4 चीजें उपस्थित होती हैं। ऑक्सीजन, H2O, CO2 या हाइड्रोजन की उपस्थिति। ध्यान में आया? इन 3-4 चीजों की जब प्रेजेंस हो जाती है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ये, तब लोहे पर साथियों क्या लग जाता है? जंग लग जाती है। और लोहा जो है वो कैसा हो जाता है? Fe2O3XH2, उसको बोलते हैं जलयोजित फेरिक हाइड्रोक्साइड। अब सुनो क्या क्या चेंज आते हैं। देखो सुनो, सबसे अधिक जंग जो लगता है वो समुद्री जल में लगता है। समुद्री जल में सर्वाधिक जंग लग, क्योंकि उसमें आयंस होते हैं तो जैसे जल्दी रिएक्शन कर जाते हैं। एक आपको शायद ध्यान रखना, लोहे पे जंग लगना कैसा परिवर्तन है साथियों? रासायनिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन है? रासायनिक
परिवर्तन है। जब भी लोहे पर जंग लगता है तो ध्यान रखना लोहे का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। मैं इस लाइन को आगे लिख लेता हूँ। लोहे जंग लगने पर लोहे का ऑक्सीकरण हो जाता है या ऑक्सीकरण अंक बढ़ जाता है। जंग लगने पर लोहे का ऑक्सीडेशन, और इसी ऑक्सीडेशन को साथियों बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं साथियों? ऑक्सीकरण होता है। अब कैसे होता है सुनो। जब तक लोहे पे जंग नहीं लगेगा तब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? 0। जब उस पे जंग लग जाती है तब उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाती है? +3। बताओ Fe से Fe3 हुआ तो बताओ क्या हो गया? चलो आगे देखो। और लोहे पर जब जंग लगता है ना तो उसका भार भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है। वेट बढ़ जाएगा भाई। ये बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है। कई बार ये परीक्षा में ये सवाल आया कि लोहे पर जब लग तो उसके भार में क्या परिवर्तन आता है, तो ध्यान रखना सीधा ही दिमाग में बिठा लो, भार जो बढ़ जाता है। ये बहुत बढ़िया लाइन है, वेट बढ़ जाता है। सर, जंग लगने से लोहे को बचाने के लिए उसके ऊपर क्या की जाती है? जिंक की परत चढ़ाई जाती है। जिंक की जब परत चढ़ाई जाती है लोहे की क्रिया को जस्तीकरण या गेल्वेलाइजेशन या गेल्वीकरण कहते हैं। जंग लगने से लोहे मतलब आयरन को बचाने के लिए लोहे पर पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिसे जस्तीकरण, कई नाम है इसके, जिसे जस्तीकरण, ये इसका एक बड़ा फेमस नाम है, इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूँ, यसद लेपन। वापिस कलर चेंज, गेलवीकरण, गेलवी, क्या इसी गेलवीकरण को कहते हैं गेलवाइल जैसे, गेलविल, GLAVIZAT, गेलवाइलाइजेशन। परीक्षा में सवाल क्या आएगा? लोहे पर जब जंग लग जाती है तो उसका भार क्या हो जाता है साथियों? बढ़ जाता है। दूसरा, लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए साथियों उसके ऊपर क्या चढ़ाई जाती है? जिंक की कोटिंग की जाती है। और जब जिंक की कोटिंग की जाती है उसे अपन साथियों क्या कहते हैं? जस्तीकरण कहते हैं। अगर जस्तीकरण वर्ड नहीं दिया हो साथियों, अगर मान लो ये शब्द आपके नहीं दिया गया हो, ये शब्द आपके नहीं दिया गया हो साथियों, इसी को अपन बोलते हैं यसद लेपन और इसी को अपन बोलते हैं गेलवीकरण। तो समझ में आया कि नहीं आया? अगला है कि संसरण से रोकने के उपाय बताइए।
संक्षारण से रोकने के उपाय। पहला है पहला है कोटिंग ऑफ जिंक। जिंक की परत चढ़ा के या लेयर या इसी को एक शब्द बोलते हैं कोटिंग। कोटिंग से बचाया जा सकता है और इसी को अपन क्या बोलते हैं, सद लेपन। दूसरा सुनो, पेंट या वर्निश करके। पेंट कर देते हैं या वर्निश कर देते हैं। तीसरा सुनो, मिश्र धातु का प्रयोग करके। मिश्र धातु का उपयोग करके। सब मिश्र धातु का उपयोग करने से क्या हो जाएगा, करके ये फिर बाकी किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करेगी और इसी मिश्र धातु के साथ एलॉय मेटल। हालांकि आपके ये सिलेबस में है नहीं एलॉय मेटल, लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सा टॉपिक आपको जरूर बताऊंगा एलॉय मेटल की। मिश्र धातु जब आप बना देते हो ना, जैसे मिश्र धातु बनाई, अब लोहे के साथ आप कार्बन मिक्स कर दो, आप जो है वो निकल मिक्स कर दो, तो वो फिर वो रिएक्शन ही नहीं करेगा। समझ में आ रही है? देखिए आपने एक चीज नोटिस की, कौन सी सर? लोहा तो मतलब लोहे पर तो जंग लग जाता है, लेकिन कभी भी स्टील पे आपने जंग लगते हुए देखा है? नहीं देखा। उसका कारण क्या है? पहला हमने लिखा एलॉय मेटल। तो लिखो धातुओं का मिक्सर। दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण क्या कहलाता है आपका? एलॉय मेटल कहलाता है। तो उदाहरण की मैं बात करूं, पेन, बेस, सुनिए अर्थ सुनिए आप इनका। स्टेन का अर्थ क्या होता है साथियों? जंग। देश का अर्थ क्या होता है साथियों? रोधी। स्टील का अर्थ क्या होता है साथियों? बात आया समझ में? स्टेनलेस स्टील, इसको बोलते हैं जंग रोधी इस्पात। स्टेनलेस स्टील, स्टेन का अर्थ है जंग, लेस का अर्थ है रोधी और स्टील का अर्थ है इस्पात। इस्पात का मतलब आयरन ही होता है और कुछ नहीं होता। अब ये बना कैसे वो सुनिए। जैसे Fe, अब Fe अकेली होगी ना तो वो रिएक्शन करके जंग लग जाएगी, लेकिन जैसे इसके अंदर क्या मिला देंगे, क्रोमियम, साथ में हम साथियों क्या मिला देंगे, निकल। अब ये क्या बन गया साथ, ये बन गया जंग रोधी, जंग रोधी, जंग रोधी इस्पात क्यों बना साथियों? ये धातु कैसी है, इस तरह मिश्र धातु में कभी भी रिएक्शन नहीं करती, कभी भी रिएक्शन नहीं करती, कभी भी रिएक्शन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब आपने कई बच्चे उदाहरण देते हैं कि साहब दिल्ली के अंदर एक लोहा स्तंभ है, उसके ऊपर क्यों नहीं लगता, उसका कारण बताओ तो। दिल्ली के बरौली में लोहा स्तंभ पर जंग नहीं लगती, क्योंकि पर आयरन ऑक्साइड, पर आयरन ऑक्साइड परत चढ़ा रखी है।
साथ में साथ में फास्फोरस और सुनो साथियों, मैं आपको एक बात और बताता हूँ। फास्फोरस से क्या फ़र्क पड़ता है? हमारे दिमाग में एक सवाल तो ज़रूर आया होगा। अब मान लो आपने ये बता दिया, इससे क्या क्या फ़र्क पड़ा? फास्फोरस में संगरोधी गुण प्रॉपर्टी कौन-सा गुण पाया जाता है? कि उसके ऊपर क्या नहीं लगता तो संग नहीं। इसी के साथ सभी प्रिय विद्यार्थियों से आज्ञा लेना चाहूँगा। अगले वीडियो में अपन फिर मिलेंगे दोस्तों, एक बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक मुझे दीजिए